Hello everybody, we will study the taxonomic family, that is the Bambocaceae, and this family has some economic importance regarding to the taxonomical point of view and the economical point of view, and some other things that are related to this family we will discuss here today. तो इसके पहले जो हमने फैमिली के बारे में पढ़ा है उन सब फैमिली को आप एक एक करके देखेंगे और उनको जब देखेंगे तो उसमें जो भी चीज़ें हमने चाहे सिस्टमेटिक पोजीशन को या फिर बेसिक कैरेक्टर्स की बात हो, इन सभी चीज़ों को हमने बखूबी आपको बताया है, समझाया है और उन सब में एक एक कैरेक्टर्स को हमने अभी बताया है कि कैसे वो हैबिटाट, किस तरीके के हैबिटाट्स में किसी एक पर्टिकुलर फैमिली को या किसी प्लांट को हम कैसे स्टडी करते हैं और उसको किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के अंतर्गत कैसे रखा जाता है, किसी क्लास के अंतर्गत, किसी ऑर्डर के अंतर्गत एंड सो ऑन, किसी डिवीज़न एंड सब डिविजन्स के अंतर्गत। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को इसके पहले हमने जो भी टर्मिनोलॉजी यहाँ या टू बी अभी तक यहाँ पे दिखाई दे रही हैं उन सब में कुछ न कुछ हमने पहले पढ़ लिया है। अब रही बात आज, तो हम एक नए टॉपिक जिसे हम कहते हैं कि बम्बोकेसी फैमिली, और इसका दूसरा नाम है सिल्क फैमिली। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका सेमल का फूल है, सेमल का वृक्ष है जिसे आप जानते हैं, वो इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये फैमिली के ज़्यादातर ये धागों के रूप में और इनकी रस्सियों को बनाने के रूप में, ये सिल्क के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो आज हम फैमिली बम्बोकेसी से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सभी जो भी फैमिलीज़ को हमने पढ़ा उन सभी में हमने आपको सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में स्टडी किया था और सिस्टमेटिक पोजीशन में हमने ये चीज़ें देखा कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर फैमिली को या किसी पर्टिकुलर प्लांट को हम एक सिस्टमेटाइज ढंग से एक क्लासिफिकेशन के तहत पढ़ते हैं। एंड नाउ वी विल स्टडी द ईच पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टमेटिक पोजीशन रिगार्डिंग टू द फैमिली बम्बोकेसी। नाउ द डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, that means in the previous lectures I have already discussed about it, that why the division spermatophyta is denoted as spermatophyta, that means the seed bearing plants. Such a plant or the plant kingdom that has the seed bearing plants, and in seed bearing plants जैसा कि आप जानते हैं कि सीड बेयरिंग प्लांट में भी दो भागों में किसी भी चीज़ को या प्लांट किंगडम को दो भागों में हमने पढ़ा। एक तो हमने जिम्नोस्पर्मी को पढ़ा और फिर एंजियोस्पर्मी को पढ़ा। यहाँ हम बेसिकली आपको एंजियोस्पर्मी के बारे में बताएंगे और एंजियोस्पर्मी के तहत हम इस फैमिली को पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा के बाद आप अगर इस पर्टिकुलर किसी एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो हम उसको फेनेरोगेंस कहते हैं कि ऐसे प्लांट जो कि फ्लावरिंग प्लांट है। फेनेरोगेंस मीन्स फ्लावर बियरिंग प्लांट। तो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स में आपको ज़्यादातर जो भी प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो डिवीज़न आपका स्पर्मेटोफाइटा है तो इसको आप सीड बियरिंग प्लांट के रूप में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि ऐसे प्लांट इस डिवीज़न के अंतर्गत रखे जाते हैं जो कि सीड बियरिंग प्लांट हों, जो कि सीड को बियर करते हों या सीड को धारण करते हों। तो अब आई होप दैट यू हैव क्लियर्ड इट। अब हम नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग टू द फैमिली बम्बोकेसी, दैट इज द सब डिवीज़न। तो अगर स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत हमने पढ़ा कोई भी चीज़ तो हमने बताया कि स्पर्मेटोफाइटा में आपको दो प्लांट किंगडम को हमने स्टडी किया। एक तो हम जिम्नोस्पर्मी को स्टडी किया
और दूसरा एंजियोस्पर्म को हमें स्टडी करना है। तो जिम्नोस्पर्म को यहाँ तो नहीं स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं एंजियोस्पर्म, तो इसलिए इसका डिवीजन का जो सेकंड पार्ट है, द सेकंड पार्ट रिगार्डिंग टू दिस फैमिली इज द सब डिवीजन एंजियोस्पर्म। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट दैट इज बिलोंग टू द क्लास इज द डाइकोटिलिडोनी। डाइकोटिलिडोनी मीन्स कि जैसा आप जानते हैं कि ये जो फैमिली है अभी तक जो हम स्टार्ट किए हुए हैं, या फिर हम जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, बेंथम एंड हुकर महोदय ने जो दिया है, उस क्लासिफिकेशन में आप इन सारी फैमिलीज़ को आप देखेंगे कि उन्होंने जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है उसको डाइकॉट के अंतर्गत पढ़ने के लिए यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे समाहित किया है। तो यहाँ पे जो क्लास है, क्लास इज बिलोंग टू द डाइकोटिलिडोनी, मीन्स डाइकॉट से ये बिलोंग करता है। अब डाइकॉट में भी क्या, व्हाट इज द सीरीज दैट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सीरीज, हम ये देखते हैं कि कौन सी सीरीज होगी, क्योंकि हमने जाना है कि देयर आर 21 सीरीज दैट इज बिलोंग्स टू द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम एंड हुकर महोदय का जो क्लासिफिकेशन है, जिसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, उसको हम इस 21 सीरीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे सब क्लास पहले हम देखते हैं, सीरीज के बाद में। तो सब क्लास ये आपका पॉलीपिटाइली है। तो आप देखेंगे कि इस पॉलीपिटाइली की जो कैरेक्टर्स हैं या जो भी इसकी टर्मिनोलॉजी है, उसको हम जब फ्लावर के कैरेक्टर्स में, फ्लोरल कैरेक्टर्स को जब हम पढ़ेंगे आगे, तो हम उस फ्लोरल कैरेक्टर्स में इस पॉलीपिटाइली वर्ड को वहाँ पे हम क्लेरिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे ये पॉलीपिटाइली, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में भी हमने बता दिया है, आप सबको पता होगा, लेकिन जब भी ये टर्म्स आएगा, इस टर्म्स को हम बार बार पढ़ाएंगे, बार बार बताएंगे, जिससे कि आपको इन सब वर्ड्स को, अगर कोई भी इस पर्टिकुलर सिस्टमेटिक पोजीशन को आपसे क्वेश्चन राइज करे, तो आप इस सिस्टमेटिक पोजीशंस के सारे टर्मिनोलॉजी से आप ऑलरेडी भी अपने आप को उससे सहज महसूस करें और उससे सारे टर्मिनोलॉजी से आप फैमिलियर हों, परिचित हों। तो सब क्लास पॉलीपिटाइली की बात करते हैं, जो कि हम आगे फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सीरीज। एंड सीरीज इज नथिंग, दैट इज द थैलेमिफोरी, दैट इज ऑलरेडी बी followed by the previous lectures and previous families, such as the family Ranunculaceae to family Brassicaceae and also the Malvaceae family। तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने मालवेसी फैमिली को पढ़ा, जो कि जो ऑर्डर मालवेस से वो बिलोंग करता है। तो ऑर्डर मालवेस से वो भी है, और ऑर्डर मालवेस से आपका ये बम्बैकेसी भी फैमिली आपका बिलोंग करती है। तो इस तरीके से जो ऑर्डर सेम है, इसी सीरीज में आपके सिस्टम जो सिलेबस है उसी के तहत दिया गया है, जिससे कि आप वेल सोफिस्टिकेटेड ढंग से उस चीज़ को स्टडी कर सकें। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज द ऑर्डर मालवेस। हमने बताया कि जो प्रीवियस फैमिली जो आपके सिलेबस में दी गई है, इसके पहले वाली फैमिली वो है कि मालवेसी फैमिली को, जिससे हम उसके अंतर्गत हमने लेडीज फिंगर, चाइना रोज, इन सब चीज़ों को पढ़ा। तो वो भी ऑर्डर मालवेस के तहत वहाँ पर स्टडी किया, और यहाँ पर भी ऑर्डर मालवेस के तहत ही हम इस बम्बैकेसी फैमिली को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर जो फैमिली का नाम जो लिखना रहेगा, तो फैमिली आपकी वही रहेगी जिसे पहले ही हमने पढ़ चुके हैं। ये जो हमने स्टार्ट किया है उसका नाम है बम्बैकेसी फैमिली। तो बम्बैकेसी फैमिली को हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम उसमें
हैबिट के बारे में जानते हैं कि उसका स्वरूप कैसा है और वो किस पर्टिकुलर हैबिटाट या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो नेचुरल प्लेस है वो कैसे प्लेसेस पे पाए जाते हैं, उनका आवास कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, ये सब चीज़ें हम एक हैबिट के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो हैबिट है टॉल ट्रीज, तो इस पर्टिकुलर फैमिलीज में जो ट्रीज हैं, पौधे हैं, ये कैसे हैं, टॉल हैं। और फिर टॉल होने के साथ साथ यहाँ पर कैसे थिक ट्रंक्स कैसी हैं, थिक है, मतलब वृक्ष यहाँ पर ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ झाड़ियाँ दिखाई देंगी और हर्ब्स दिखाई देंगे। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं यूजुअली ये आपके ट्रीज, मतलब बड़े पौधे या वृक्ष के रूप में बहुत बड़े आकार में ये पाए जाते हैं। और दूसरा कैरेक्टर्स ये है कि ये फ्रॉम मेसोफिटिक टू जीरोफिटिक कंडीशंस में दे कैन बी डेवलप देयर सेल्फ। वो हर किसी माहौल में, हर किसी नेचुरल हैबिटाट में अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फैमिली के जो प्लांट हैं वो मेसोफिटिक कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, आपके जीरोफिटिक कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से nonetheless we can say it that such type of the plants or the such families are belongs to the cosmopolitan families, मतलब ऐसी फैमिली, ऐसे पौधे जो कि सर्वव्यापी हैं, हर जगह लगभग ये अपने आप को दिखाई देते हैं, हर कंडीशंस में अपने आप को दिखाई देते हैं। Let's move to the second point, that is belong to the family Bombycaceae, that is the root। अब बेसिकली हमने आपको जब एक डाइकॉट या फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने जब पढ़ाया, उस समय हमने बताया था कि जब हम पहली ही फैमिली जो रेनिनकुलेसी है उसको जब हम पढ़ रहे थे, उसी समय हमने आपको बताया था कि क्या चीज़ें जो डाइकॉट से ही रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे टैप रूट्स हैं, जो टैप हैं, और उसमें सब कुछ सेकेंडरी रूट्स हैं। तो टैप रूट्स जो है ये बेसिकली डाइकॉट में पाया ही जाता है। और अगर ये मोनोकॉट होता प्लांट और मोनोकॉट फैमिली होती, तो मोनोकॉट फैमिली में आपको एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलती। तो इस तरीके से अगर टैप रूट लिखा गया है तो ये कॉमन फीचर है जो कि डाइकॉट फैमिली से सभी फैमिलीज में, या कह सकते हैं कि एक्सेप्शनली कुछ प्लांट को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी प्लांट में आपको ये टैप रूट देखने को मिलेगा डाइकॉट फैमिलीज में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्टेम। हम स्टेम के बारे में थोड़ा सा यहाँ स्टडी करेंगे कि जो बॉम्बेकेसी फैमिली की स्टेम है कैसी है, इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स जो कि अपर साइड में अपने आप को डेवलप कर सके, फ्लरिश कर सके, जो हॉरिजॉन्टली पैरेलल, ये वर्टिकल, ये इस तरीके से डेवलपमेंट हो। दीज आर द इरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो आपके अर्थ से, ज़मीन से अपर साइड में फ्लरिशमेंट या अपवर्डली जो डेवलपमेंट हो रहे हों, जो कि वर्टिकली डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम इस तरीके के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, इरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो कि इसी स्टेम से ही रिलेटेड है, दैट इज द थिक ब्रांच। तो यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं जो इस स्टेम की, बहुत मोटी शाखाएं हैं और इनमें शाखाओं में सब ब्रांच, कई शाखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। रेजिन डक्ट ये एक यूनिक फीचर है। इस फैमिली में जो शाखाएं हैं उसमें रेजिन डक्ट्स पाई जाती हैं और म्यूसिलेज सेल्स। ये एक, आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेजिन डक्ट्स आर प्रेजेंट
in which stem or in which family's plant stem, then you will give your answer, tick your answer on to the Bombycaceae. Bombycaceae as the common feature for that particular point. यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए हैं, रेजिंगट हूँ, म्यूसिलेज सेल्स हैं, इन सबको आपको एक कॉमन फीचर के रूप में Bombycaceae में जैसा कि आप देखेंगे कि स्टेम में पाया जाता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये जो हमने अंडरलाइन किया है ज़्यादातर चीज़ें। अब हम आते हैं लीफ पर। लीफ में क्या है? लीफ सिंपल, देखिए जो सिंपल हो, कंपाउंड हो, ऐसी लीफ में आपका जो मिडरिब है, ये जो मिडरिब है, अगर यहाँ से लीफ का ये पोर्शन यहाँ से मिडरिब को बिना टच किए हुए ये अपने लास्ट पॉइंट तक अटैच हो, ठीक है, तो हम इस तरीके की लीफ को सिंपल लीफ कहते हैं। ये क्या है? सिंपल लीफ। लेकिन अगर यहीं पर ये जो लीफ का जो मिडरिब है यहाँ बीच बीच में डिस्टर्ब्ड हो, इंटरप्टेड हो, ठीक है, तो इंटरप्टेड जो लीव्स हैं, मिडरिब अगर इंटरप्टेड है इस तरीके से, या एक और कह सकते हैं, तो इस तरीके से जो अगर इंटरप्टेड हैं बीच बीच में, तो हम इस तरीके की लीफ ओरिएंटेशन को कंपाउंड लीफ के रूप में कहते हैं। तो ये कंपाउंड लीफ के अंतर्गत हम इसको स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे कि कंपाउंड लीव्स में भी कुछ पिन्नेटली है, यहाँ पे पिन्ना पाया जाता है, मतलब जो मिडरिब है, पेटियोल्स हैं, ये कई भागों में डिवाइड्स हैं, जैसे यहाँ से ये एक पिन्ना, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और फिर यहाँ इसमें भी लीव्स निकल रही हैं। इस तरीके से आपको अगर दो लीव्स आपस में इस तरीके से हैं तो इसको बाइपिनेटली, और अगर तीन हैं तो ट्राइपिनेटली, तो पिन्ना के आधार पे हम इसको उनका नामकरण करते हैं। तो ये किसी एक ओरिएंटेशन से, किसी एक पोजीशन से ये लीफ निकलती हैं। लेकिन यदि लीफ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, जैसे आप देखते होंगे किसी सेमल का फूल या सेहुन का जो प्लांट है जिसमें कांटेदार वृक्ष होते हैं, उनके आप लास्ट पोजीशन पे यहाँ पे देखते होंगे, यहाँ से जो है बहुत सारी पत्तियाँ आपस में ऐसे निकली हुई थी। तो इस तरीके की जो लीफ को हम कहते हैं पाइलमेटली कंपाउंड लीफ। लीफ तो कंपाउंड है क्योंकि ये मिडरिब को कई भागों में डिवाइड कर रहा है, और पाइलमेटली मीन्स कि ये आपको एक ही पॉइंट से इसका ओरिजिन हो रहा है, और एक ही पॉइंट से इसका ओरिजिन होने से हम इसको पाइलमेटली कंपाउंड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक अलग अल्टरनेट एंड स्टिपुलेट, इसमें जो लीव्स हैं अल्टरनेटिवली, मतलब अगर एक लीफ यहाँ से तो दूसरी लीफ दूसरे ओरिएंटेशन, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से, इस तरीके से यहाँ पे लीव्स अल्टरनेटिवली एक जो स्टेम है उस पर अपने आप को एडजस्ट करती हैं और उनका ओरिएंटेशन एक अल्टरनेट वे में है। Peltate scales, some scaly leaves also found on to the nearby the leaves, and जहाँ से leaves की origin हो रही है वहाँ पे कुछ छोटे छोटे scales, उन्हें हम peltate scales के नाम से भी जानते हैं।
तो लीफ के बारे में ऑल इन ऑल हमने यहाँ पर, तो आपको बेसिकली पामेटली कंपाउंड जो लीफ का ये कैरेक्टर है, आप बॉम्बेकेसी फैमिली में उस चीज़ को कॉमन, ये ऐसा फीचर है, ये एक यूनिक फीचर है जो किसी अन्य फैमिली से थोड़ा सा इतर है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द फ्लोरल कैरेक्टर्स। यहाँ तक के जो कैरेक्टर्स रहे हैं, इन सब कैरेक्टर्स को हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, और अब हम आगे फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस प्लांट के जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उसमें सबसे पहले आप इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, और इन्फ्लोरेसेंस में मतलब पुष्प पुंज, तो पुष्पक्रम जो है ये किस तरीके का होता है, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ये कैसे अपने आप को एडजस्ट किए होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से या एक पर्टिकुलर एक्सिस से अपने आप को कैसे एडजस्ट किए हुए हैं, किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, फ्लावर सॉलिटरी फैसिकुलेट। सॉलिटरी का मतलब होता है कि कोई एक अकेला, तो एक ही फ्लावर यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इस कंडीशन को हम सॉलिटरी कंडीशन कहते हैं। एंड फैसिकुलेट टाइप का जो फ्लावर है वो किसी एक फ्लोरल एक्सिस पर अपने आप को एडजस्ट किया जाता है। तो सॉलिटरी एंड फैसिकुलेट मतलब एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से अलग है, वो एक दूसरे से बहुत सारे फ्लावर्स, जैसे आप देखते होंगे किसी प्लांट में कि छोटे छोटे फ्लावर्स आपको एक ही जगह पे देखने को एक पुंज की तरह दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर इस तरीके का कैरेक्टर्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्लावर सॉलिटरी है, मतलब एकल हैं, और उन्हीं एकल होने के कारण फैसिकुलेट मतलब एक दूसरे से अलग हैं। कोई दूसरा फ्लावर यहाँ पर एक ओवरलैपिंग की पोजीशन नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बाद यहाँ फ्लावर पर्टिकुलर एक फ्लावर, यहाँ पर हमने फ्लावर को एडजस्टमेंट को देखा इन्फ्लोरेसेंस में। अब हम एक पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में जानेंगे कि एक पर्टिकुलर फ्लावर किस फैमिली का फ्लावर, जो बॉम्बेकेसी फैमिली है, वो कैसा दिखता है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं, क्या क्या चीज़ें स्पेशल फीचर्स हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब फ्लावर्स कैसे हैं, जो फ्लावर्स की बनावट है, चाहे आप आउटर वर्ल्ड ऑफ द कैलिक्स की बात करते हो या फिर आप कोरोला की बात करते हो या ऑल इन ऑल ओवरऑल आप पूरे एक फ्लावर की बात करते हैं, तो फ्लावर का अगर हम वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो वो फ्लावर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है। तो हम इस तरीके की कंडीशन को एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। हाइपोगाइनस मीन्स जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ये पहले रहेंगे, इसके बाद आपके क्या हैं कि रिप्रोडक्टिव, दैट मीन्स द ओवरी आपको उस तरीके से। गाइनस मीन्स ओवरी की पोजीशन को यहाँ पे शो किया जा रहा है। और नेक्स्ट कंडीशन इज टू द दैट इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल, मतलब यहाँ पे आपको मेल और फीमेल जो फ्लावर या मेल फीमेल पार्ट्स हैं किसी एक फ्लावर पर ही पाए जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मेल सेक्स ऑर्गन्स किसी दूसरे फ्लावर पर और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स किसी दूसरे फ्लावर पर, ऐसा नहीं है। ये जो व्यवस्था है मेल और फीमेल सारे जो फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं किसी एक ही पार्ट पे या किसी एक फ्लावर पे देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द फ्लावर, दैट इज द लार्ज कलर्ड। जैसा आप जानते हैं कि एक कबीरदास का दोहा है, यहाँ पर जैसा हिंदी तो नहीं है लेकिन आपको याद हो जैसे कि कबीरा ये संसार है जैसा सेमर फूल, तो मतलब सेमर का फूल जो है ये स्कैंटी मतलब ये सेंट परफ्यूम्ड या आप कह सकते हैं इसमें सुगंध तो नहीं होती इतनी,
लेकिन कलर्ड इसमें बहुत ज़्यादा, ब्राइटनेस, कलर्ड और रेड कलर्ड, ये बहुत बड़ा सा फूल होता है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इसमें आपको परफ्यूम नहीं होता या इसमें सुगंध नहीं होती। तो इसे लार्ज है और कलर्ड है, ठीक है। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये लार्ज है, कलर्ड है। ब्रैक्टिएट मीन्स जो आउटर वॉल्स हैं फ्लावर पे, तो इस तरीके से ब्रैक्ट्स या ब्रैक्टियोल्स पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम ब्रैक्टिएट कंडीशन कहते हैं, किसी पर्टिकुलर फ्लावर में पाए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द फ्लोरल कैरेक्टर, दैट इज द कैलिक्स। कैलिक्स कितने हैं? 5 सीपल्स, मतलब जो सीपल्स हैं वो 5। तो ये 5 सीपल्स कॉन्नोट मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक सीरीज में। कॉन्नोट मतलब एक ही ओरिएंटेशन है इसका। कैप्सुलर कैलिक्स, यहाँ पर एक यूनिक कैरेक्टर्स है, दैट इज द कैप्सुलर। कैप्सुलर कैलिक्स एक यूनिक फीचर आप कह सकते हैं एक बम्बेकेसी फैमिली का। वेलवेट एस्टिवेशन, ये आपको देखना होगा। यहाँ पे वेलवेट एस्टिवेशन, जैसा कि हम देख रहे थे मालवेसी फैमिली में भी वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिल रहा था जब हम कैलिक्स को पढ़ रहे थे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वेलवेट एस्टिवेशन आपको देखने को मिल रहा है ये कैलिक्स में, और इन्फीरियर है, मतलब कि यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं ये कैलिक्स इन्फीरियर पोजीशंस पे अपने आप को एडजस्ट किए हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कोरोला। कोरोला में आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कैलिक्स में हमने सीपल्स को पढ़ा, या कैलिक्स जिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी या बॉटनिकल टर्मिनोलॉजी से आइडेंटिफाई होता है उसे हमने सीपल्स कहते हैं। एक फ्लोरल कैरेक्टर्स में सीपल नाम दिया जाता है। और यहाँ पर जो हम कोरोला को पढ़ते हैं तो कोरोला को हम पीटल्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? पीटल्स के। और पीटल्स की भी संख्या कितनी है? 5 इन नंबर। यहाँ पे 5 पीटल्स पाए जाते हैं। और कंटर्टेड इन बर्ड्स, मतलब बर्ड्स में ये जो अगर बर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे पूरी तरीके से कंटर्टेड पोजीशन में ये आपके कोरोला पाए जाते हैं। और इम्ब्रिकेट, जब फ्लोरल या फ्लरिशमेंट हो जाता है, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है फ्लावर, इम्ब्रिकेट कंडीशंस पाए जाती हैं। इम्ब्रिकेट में मतलब कि 2 आपको पेटल्स अंदर और 2 बाहर, या एक पूरी तरीके से अंदर और एक पूरी तरीके से बाहर पोजीशन पाई जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द 5th पॉइंट, दैट इज द फैमिली बम्बेकेसी, दैट इज द एंड्रोइसियम। अब हम पुमंग या पुंकेसर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है किसी पर्टिकुलर फ्लावर का। मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है उसको हम एंड्रोइसियम से कहते हैं। जैसे कोरोला को हम पीटल से, कैलिक्स को सीपल से, किसी फ्लोरल कैरेक्टर्स में जो हम स्टडी कर रहे होते हैं तो इन सब टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं। उसी तरीके से यहाँ हम एंड्रोइसियम को स्टेमेंस से डिनोट करते हैं, और स्टेमेंस की संख्या कितनी है? 5। और कभी काल ये 5 के साथ साथ मेनी होते हैं, मतलब 5 तो यूजुअल कैरेक्टर्स हैं कि 5 तो पाया ही जाएगा, लेकिन ये 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। 5 से ज़्यादा होने का मतलब है कि ये बहुत सारी संख्या में हो सकते हैं, और कंडीशन क्या है? फ्री है। अब देखिए यहाँ पर आप जब
सब क्लास को पढ़े, ये सब क्लास को हमने जो लिखा है पॉलीपेटली। अब पॉलीपेटली, पॉली जो शब्द आया है ये हमने पहले भी बताया है कि ये किसी भी जो फ्लोरल लीफ हैं अगर वो यूनाइट नहीं है, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम इस तरीके की कंडीशन को क्या कहते हैं कि ये फ्री कंडीशन है और पॉलीपेटलस या पॉलीस्टेमेंस कहा जाता है। तो पेटल्स में पॉलीपेटलस फ्री है, एक दूसरे से अलग हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। और मोनोएडल्फस मतलब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये उसी से आकर के एक एक्सिस पर स्टेमेंस सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मोनोएडल्फस है। एंथर मोनो या बायोथिकल, एंथर कैसे हैं, मोनोथिकल है या फिर बायोथिकल भी, और कभी काल ये पॉलीएथिकल भी पाया जाता है। तो तीनों ही कंडीशन आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंथर में, मोनोएथिकल, बायोथिकल, पॉलीएथिकल। तो इन तीनों कैरेक्टर्स को आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मोनो, बाई, पॉली। और एथिकल मीन्स एंथर। तो एंथर्स किस तरीके के होते हैं, मोनोएथिकल होते हैं, किडनी शेप होते हैं, रेनिफॉर्म होते हैं। स्टेमिनॉइड प्रेजेंट, स्टेमिनॉइड प्रेजेंट का मतलब होता है कि सम स्टेमेंस लाइक कैरेक्टर्स वहाँ पे कुछ दिखाई देते हैं कि जो कि स्टेमेंस नहीं हैं लेकिन ये स्टेमेंस लाइक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो स्टेमेंस की तरह दिखाई देते हैं। और अगर स्टेमेंस की तरह दिखाई दे रहे हैं तो कैसे हो सकते हैं कि वो स्टेमेंस नहीं है लेकिन बस स्टेमेंस की तरह, जब वाइड सब लग जाए, पेटेलॉइड, स्टेमिनॉइड, सिपेलॉइड, तो मतलब वो सिपेलॉइड है मतलब सिपल्स नहीं है, सिपल लाइक है। तो इसी तरीके से यहाँ स्टेमिनॉइड्स है तो मतलब स्टेमिन नहीं है, स्टेमिनस लाइक कुछ कैरेक्टर्स या फिर आपको देखने को मिल जाता है। अब हम आते हैं कि गाइनोइसियम, गाइनोइसियम की पोजीशन क्या है। गाइनोइसियम में 2 to 5 कार्पेल्स, यहाँ स्टेमेंस को हम मतलब एंड्रोइसियम को हमने स्टेमेंस के रूप में पढ़ा, और यहाँ हम पढ़ेंगे कि ये आपका कार्पेल्स से यहाँ पे डिनोट करते हैं। गाइनोइसियम में हम कार्पेल्स से डिनोट करते हैं, और सिंक कार्पस मतलब जितने भी कार्पेल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपस में जुड़े होने के कारण इसको हम सिंक कार्पस कंडीशन कहते हैं। और ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी, दैट मीन्स द ओवरी इज सुपीरियर। 2 to 5 locule, that means the now let's move to the that is the gynoecium, 2 to 5 number of carpels, and these carpels are sync carpus condition, मतलब कि ये आपस में कार्पेल्स जुड़े हुए हैं। सुपीरियर ओवरी मतलब कि ओवरी जो है जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि नॉन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, कैलिक्स, कोरोला, ये सब पहले हैं, बाद में आपको ओवरी है। जो ओवरी की पोजीशन है ये नॉन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बाद है। फिर अब यहाँ पर 2 to 5 लोक्यूल्स हैं। तो ये जो गाइनोइसियम है 2 से 5 लोक्यूल्स हमने जब बताया, जब हम ओवरी का सेक्शन काटे हुए थे, टीएस सेक्शन, तो ओवरी के टीएस सेक्शन में आप इस तरीके से आप देखेंगे कि ये इस तरीके ये इन्हीं को लोक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोक्यूल कहते हैं। और ये जो है ये आपका ओवरी वाल है, तो ये लोक्यूल है।
तो कितने लोक्यूल्स हो सकते हैं? 2 से 5 तक लोक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन ये आपका एक्साइल है, तो एक्साइल प्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि इन्हीं से आपको ये मेन जो सेंट्रल एक्सिस है उसी से जुड़ा हुआ ये जो आपके ओव्यूल्स हैं इस लोक्यूल से जुड़े होंगे। कहाँ पे? सेंट्रल पोजीशन पे जुड़े होंगे। और ओव्यूल कैसे हैं? एनाट्रोपस। तमाम ओव्यूल्स के जो टाइप्स हैं, जब हम आपको एनाटॉमी पढ़ाएंगे तब आप देखेंगे कि जो ओव्यूल की कैरेक्टरिस्टिक है, कहीं कहीं पे आप आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, इस तरीके की आपकी जो ओव्यूल की ओरिएंटेशन है, फनिकुलस और जो आउटर पार्ट्स होते हैं, लिप्स हैं, उन सब को हम देखेंगे किस तरीके से टेस्टा का पोजीशन कहाँ है, फनिकुलस का क्या पोजीशन है, माइक्रोपाइल कहाँ पे है। इन सब को देखते हुए आप जो ओव्यूल का पोजीशन है, ओव्यूल का ओरिएंटेशन है, उनको कई तरीके से ओव्यूल में हम डिवाइड करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। और यहाँ पर देखिए स्टाइल कितने हैं? 1 स्टाइल 1। स्टाइल तो एक ही है। किसी पर्टिकुलर फ्लावर को हम स्टाइल बताते हैं ना, जैसे कि ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के बाद जो नीचे वाला पार्ट है ये, इसको स्टाइल बोला जाता है। तो स्टाइल 1 ही है, लेकिन स्टिग्मा 5 है, मतलब इसी को 5 भागों में 1 2 3, ये ऐसे 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 ऐसे, ये 3 to 5, ठीक है। अब इन सबको पोजीशन को आप देखिए कि सब एक ही करके यहाँ पे यूनाइट है, और यूनाइट होने के कारण यहाँ पे स्टाइल की संख्या ये 1 है और स्टिग्मा कितने हैं? 1 to 5, मतलब 5 तक नंबरिंग स्टिग्मा की है। Now let's move to the next point, that is the fruit. तो फ्रूट किस तरीके का है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट लोकलिसाइडल, मतलब ब्रेक, एक कह सकते हैं कि लोक्यूल्स में ये टूटते हैं। ये जितने भी लोक्यूल्स हैं, 2 to 5 लोक्यूल्स हैं, जो आप ओवरी की बात कर रहे थे, जब हम गायनोसियम स्टडी कर रहे थे, तो हमने बताया था कि जो लोक्यूल्स में कई लोक्यूल्स में टूटे हुए हैं, और इस लोक्यूल्स से ही ये लोक्लिसाइडल, मतलब यही लोक्यूल्स टूट टूट करके ये एट द टाइम ऑफ डेhiscence ये अलग होते हैं और यहाँ से सीड क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके की लोक्लिसाइडल कंडीशन है। कैप्सूल एंड बेरी लाइक, बहुत सारे सीड्स एक पर्टिकुलर फ्रूट में पाए जाते हैं, तो हम इसको बेरीज या गूदेदार, जिसे आप टमाटर कह सकते हैं, ब्रिंजल कह सकते हैं। तो इस तरीके का जो फ्रूट है, नंबर ऑफ सीड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर और एक गूदेदार भी है, जिससे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मांसल होते हैं, तो ये फ्रूट बेरीज लाइक कहलाते हैं। अब सीड की बात करते हैं, फ्रूट हो गया। अब सीड की बात करते हैं, तो सीड ज़्यादा स्मूथ, सीड स्मूथ है, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि इसमें वूली प्रोलिफरेशन, मतलब कुछ जो रेशा लाइक, सिल्क लाइक, वूल लाइक, मतलब ऊनी या अपीयरेंस, बुझी अपीयरेंस से आपको देखने को मिलते हैं बाहर की तरफ। तो इस तरीके के, और जो अपीयरेंस हैं, वूली अपीयरेंस, उनको पेरिकार्प के रूप में भी हम जानते हैं। जो आउटर कवरिंग है, जो सीड को कवर किया हुआ है, उसको पेरिकार्प कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने स्टडी किया है। अब हम इसके आगे चलते हैं कि फिर अगले पॉइंट को हम, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिलेटेड टू द फैमिली Bambekiaceae. द नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्लोरल फार्मूला। जैसा कि आप देखेंगे, द फ्लोरल फार्मूला एंड द फ्लोरल डायग्राम इज द टोटली समरी ऑफ द all in all regarding to the family Bambekiaceae, and the floral formula is as like so. That means the
here is the indication or denotation of this particular thing, that is the actinomorphic. यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो आपका जो डिनोटेशन है ये एक्टिनोमॉर्फिक वर्ड को यहाँ डिनोट कर रहा है। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स अगर आप किसी भी फ्लावर को एक किसी भी एक्सिस से दो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर देते हैं तो इस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या डिनोटेशंस को हम एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका हर्माफ्रोडिट, दैट मीन्स द बाइसेक्सुअल। तो हर्माफ्रोडिट मतलब कि यहाँ पर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर पर ही पाए जाते हैं। आइदर दे आर द एंड्रोसियम और गाइनोसियम, बोथ आर फाउंड एट ए पर्टिकुलर फ्लावर। दैट कंडीशन इज hermaphrodite or the bisexual condition. Now let's move to the next point, that is the floral formula of Bombay kiss. K5 or 5 in the sing Gamosepalus. Either they are Polysepalus or the Gamosepalus. तो अगर जो सिपल्स हैं ये यूजुअली 5 हैं, 5 या इसके बाद कह सकते हैं कि नंबर्स इनके अगर ज़्यादा हैं तो 5 to many कह सकते हैं। और किस कंडीशन में पाए जाते हैं ये 5 फ्री कंडीशन, मतलब कि ये एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। तो अलग होने के कारण अगर अलग हैं तो हम उस वक्त इस पॉली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और अगर यूनाइट हैं टुगेदर हैं तो हम गैमो वर्ड को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन सिपल्स में देखने को मिलती है। ये एक यूनिक फीचर कह सकते हैं कि फैमिली बम्बिकेसी से रिलेटेड है। K5 और फ्री और यूनाइट, दैट मीन्स पॉलीसेपैलस और गैमोसेपैलस, ये दोनों ही कंडीशन ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की ये प्लांट को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है और उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कोरोला। कोरोला मतलब कि यहाँ पे पिटल्स की बात हो रही है। जब हम कैलिक्स की बात कर रहे थे तो हमने सिपल्स की बात की, यहाँ हम कोरोला की बात कर रहे हैं। तो कोरोला मतलब पिटल्स की बात हो रही है और नंबर ऑफ पिटल्स आर 5 in number, that means, and also you look here that they are also in the free condition, मतलब petals फ्री हैं, एक दूसरे से अलग हैं। और फ्री कंडीशन का मतलब है कि उनको हम जब फ्लोरल फार्मूला में हम उनको डिनोट करते हैं तो वहाँ पे उनको किसी ब्रैकेट में प्लेस नहीं करते, उनको भी फ्री ही छोड़ते हैं, उनको विदाउट ब्रैकेट लिखा जाता है। हम वहाँ पे ब्रैकेट जैसी कंडीशन यहाँ पे नहीं करते हैं। फिर देखते हैं कि ये पॉली पिटलस कंडीशन है, पिटल्स फ्री हैं और नंबर ज़्यादा हैं, 5 इन नंबर हैं, तो पॉली पिटलस कंडीशन। या फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एंड्रोएसियम। एंड्रोएसियम usually the number of stamens that denotes the endoecium are 5, usual number तो 5 है। लेकिन अब जैसे जैसे हम किसी इस प्लांट मतलब पर्टिकुलर फैमिली के जो और किसी प्लांट को हम पढ़ते हैं जो इससे रिलेटेड हैं तो उनमें देखते हैं कि ये संख्या वेरी करती रहती है। यूजुअल तो 5 है, लेकिन अन्य किसी प्लांट में इसी फैमिली के जो और प्लांट हैं
किसी किसी में आप 6, किसी में 10, किसी में 15, किसी में ऐसे इंडेफिनिट नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हाँ, लेकिन जितने भी नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं दे आर टोटली बी फ्री, मतलब कि वो एक दूसरे से फ्री हैं, यूनाइटेड नहीं है। तो यूनाइट नहीं है तो हम इनको फ्री विदाउट किसी ब्रैकेट में यहाँ पे रखे हुए हमने इसको फ्री कंडीशन में इसको छोड़ दिया है। फिर यहाँ हम आपको देखते हैं गाइनोइस्टियम की बात करते हैं। तो गाइनोइस्टियम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो कार्पेल्स हैं दे आर आल्सो भी 2 to 5 इन नंबर। तो एंड दे आर यूनाइट टुगेदर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ लोक्यूल्स, जो ओवरी के लोक्यूल्स हैं, अगर हम उसको टीएस सेक्शंस को काटते हैं तो देखते हैं कि जो लोक्यूल्स हैं ये कितने हैं, 2 to 5। जैसा हमने टीएस सेक्शंस में आपको बताया, यहाँ पे हमने पहले भी दिखा दिया है आपको। ये ओवरी है, ये ओवरी वाल, और यहाँ पे जो लोक्यूल्स हैं ये 3 हैं, 4, 5। तो 5 लोक्यूल्स में ये डिवाइड रहती हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब इन्हीं लोक्यूल्स में आपके जो ओव्यूल हैं ये सेंट्रल पोजीशन पे एडजस्टेड रहते हैं, सेंट्रल पोजीशन पे एडजस्टेड रहते हैं। और इस तरीके की जो कंडीशन है इसको हम एक्साइल प्रेजेंटेशन कहा जाता है। लोक्यूल्स 2 to 5, ऐसा नहीं कि सब में 5 ही है, वेरी करता है कि हम किस प्लांट को स्टडी कर रहे हैं, उसी के बेस पर ये नंबर ऑफ लोक्यूल्स डिपेंड करती हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ लोक्यूल्स 2 to 5 एंड दे आर यूनाइटेड टुगेदर, मतलब सिंक कार्पस कंडीशन है, पॉलीकार्पस नहीं है, सिंक कार्पस कंडीशन, मतलब जो कार्पेल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम को फ्लोरल फार्मूला से यहाँ हम कोरिलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें वेरी कर रही हैं और कौन सी चीज़ें कॉमन हैं। तो जो चीज़ें वेरी कर रही हैं उन चीज़ों को एक्सेप्शनल वे में पढ़ा जाता है, और जो कॉमन है उन्हीं को यहाँ पर हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें उभर करके सामने आती हैं एक फ्लोरल डायग्राम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके से एक्टिनोमॉर्फिक वर्ड है, तो आप इस फिगर को आप चाहे इधर से, ऐसे ऐसे किसी भी एक्सिस से अगर आप काटते हैं, इसका सेक्शन काटते हैं, तो आप देखेंगे कि हर एक्सिस से ये जो फ्लावर है ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है। अब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होने के कारण हम इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको। किसी भी एक्सिस से अगर किसी फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके तो हम उसको एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन से रिफर करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ से एक्टिनोमॉर्फिक तो पूरी तरीके से कॉमन फीचर है। और आप इस, क्योंकि ये जो फ्लोरल डायग्राम है एक किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए नहीं है, ये कॉमन जो सभी इस प्लांट, इस फैमिली के सभी प्लांट्स में जो चीज़ें कॉमन हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। बाइसेक्सुअल, दैट मीन्स द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट ये पर्टिकुलर फ्लावर। अब आप देखेंगे कि जो मेल और फीमेल फ्लावर, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं किसी एक ही फ्लावर पर पाए जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये आपके मेल पार्ट हैं, ये फीमेल पार्ट है। तो मेल और फीमेल पार्ट किसी एक ही फ्लावर पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके की कंडीशन को हम हार्माफ्रोडिट कंडीशन और
बाइसेक्सुअल कंडीशन हम कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैलिक्स। द नंबर ऑफ कैलिक्स इज द 5। तो यहाँ पे आप कोरिलेट करके देख सकते हैं कि ये जो कैलिक्स है इनकी संख्या 5 है। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 इन नंबर्स आपके कैलिक्स हैं। अब अगर ये यूनाइटेड हैं तो हम इनको गैमोसिपेलस, और अगर फ्री हैं तो पॉलीसिपेलस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द दिस फ्लोरल डायग्राम। इस फ्लोरल डायग्राम के नीचे अगले पार्ट को देखते हैं कि कोरोला। कोरोला क्या है? 5 इन नंबर है। तो यहाँ पे गिन लीजिए, ये 1 2 3 4 5 इम्ब्रिकेट कंडीशन है और 5 इन नंबर हैं और टोटली एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। तो इस तरीके से हम इसको पॉलीपिटेलस कंडीशन कहते हैं, क्योंकि कोरोला को हम पिटल्स से डिनोट करते हैं और पिटल्स से डिनोट करने के कारण यहाँ पर और एक सारे पिटल्स एक दूसरे से फ्री हैं। तो फ्री होने के कारण इनको हम पॉलीपिटेलस कंडीशन कहा जाता है। तो ये भी इस तरीके से कोरिलेट हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं एंडोसियम 5 है, 5 टू मेनी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 टू मेनी आपको नंबर ऑफ एंडोसियम देखने को मिलेंगे। तो ये एंडोसियम दैट मीन्स द नंबर ऑफ स्टेमेंस, एंड इन मेनी नंबर्स सम स्टेमेंस आर स्टेमिनॉइड्स, मतलब कि वो वर्चुअल या एक्चुअली ये स्टेमेंस नहीं है। स्टेमेंस लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और स्टेमेंस लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टेमिनॉइड्स कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 5 वर्चुअल हैं तब तक हम इनको स्टेमेंस, और उसके बाद जो संख्या ज़्यादा है और उनके वो एक्चुअली वो स्टेमेंस के रूप में दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो स्टेमेंस है नहीं, तो हम उनको स्टेमिनॉइड के रूप में कहते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं कि G2 to 5। तो गायनोसियम में मतलब कि यहाँ पे कार्पेल्स 2 to 5 लोक्यूल्स में यहाँ पे देखिए डिवाइड हुए हैं और ये सुपीरियर ओवरी का इंडिकेशन है। तो गायनोसियम के जो बेस पर हमने अगर अंडरलाइन किया है तो हम इसको सुपीरियर कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पर लोक्यूल्स को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट में गायनोसियम डिवाइड हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम देखते हैं कौन कौन से प्लांट हैं और उनको किस रूप में हमारे दैनिक जीवन में उनका क्या क्या उपयोग है, हम जरा उनको देखते हैं। अब फूड के रूप में तो कुछ जो बॉम्बस मैलाब्रिकम, एक सेमल जानते हैं, सेमल का पौधा जानते होंगे। तो उसके जो पल्प्स हैं, जो फ्रूट पल्प्स हैं, वो एज ए फूड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फूड के रूप में इस्तेमाल करने के कारण ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में एज ए फूड आप चाहे ट्राइब्स एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में देख सकते हैं, या फिर आप अन्य विकसित एरियाज में भी इसको देखेंगे कि जैसे कि स्पेशल फ्रूट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनके जो फ्लोरल पार्ट हैं उनको एक फ्रूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज द एज ए मेडिसिन। तो इस फैमिली का मेडिसिन के रूप में क्या क्या उपयोग है हम उसको देखते हैं। तो इसमें एक प्लांट है एडेंसोनिया। एडेंसोनिया की जो छाल है, बार्क ऑफ एडेंसोनिया इज यूज एज द मेडिसिन। ये हमारे दैनिक जीवन में एक औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एडेंसोनिया की छाल, ये अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आप एज ए
आप फीवर या अन्य चीज़ों में इसकी उपयोग किया जाता है। एज सिल्क बॉम्बेक्स मेलाब्रिकम, जो सेमल है, इससे सिल्क भी प्राप्त किया जाता है। सिल्क के रूप में, रेशे के रूप में, धागे के रूप में धागे बनाए जाते हैं, रेशम बनाए जाते हैं, रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके सेमल से एक सिल्क भी प्राप्त किया जाता है। तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये भी है। नाउ एज ए टिम्बर आक्रोमा लैकोपस, मतलब ये संसार की सबसे हल्की लकड़ी, आक्रोमा लैकोपस, ये सबसे हल्की लकड़ी, जिससे आपको कह सकते हैं कि हाथी की या फिर बैट की कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो बहुत ही लाइटेस्ट, ये बहुत मजबूत लकड़ी और बहुत हल्की लकड़ी होती है ये वुड। तो इस तरीके से ये संसार की सबसे हल्की लकड़ी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये टिम्बर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि अनेक प्रकार के यहाँ से फर्नीचर्स या टिम्बर्स बनाए जाते हैं। और लास्ट दैट इज ऑर्नामेंटल दवाओं के रूप में बॉम्बैक्स, एडेंसोनिया, सीबापेटेंड्रा, ये सभी जो प्लांट हैं ये ऑर्नामेंटली यूज होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने फैमिली बॉम्बेकेसी दैट इज द सिल्क फैमिली के बारे में एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को हमने पढ़ा और सारे कैरेक्टर्स पर फोकस करते हुए आपको अवगत कराया। और आई होप दैट यू विल ग्रेस्प इट एंड अंडरस्टैंड। प्लीज like it and share it. Thanks for the today's class.